अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये 56 इंच छाती का एक प्रधानमंत्री है। मालूम है आप लोगों को इसके बारे में मैंने बोला, शायद कोई कोई शख्स पहचान लिया और दूसरे जो शख्स को मालूम नहीं हुआ अब तक सोच नहीं पा रहा। हम बोल रहे उसका नाम है भारत का वर्तमान एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी। ये एक ऐसे नोटोरियस गाय, नोटोरियस आदमी जिसका बारे में हम पहले सुना, हम तो बांग्लादेशी, लेकिन हम सुना इंडिया न्यूज़पेपर अखबार से, जो इसको बोलता गुजरात का कसाई। इसका हाथ में 1000 मुस्लिम का खून है, खून लगा इसका हाथ में, सुना ट्रेन में आग डाला, वही इंसिडेंट में ये इन्वॉल्व था, सुना ये नरेंद्र मोदी। इसके बाद में वही उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री था। उस वक्त नरेंद्र मोदी अमेरिका जा नहीं पाता, क्यों? अमेरिका का सैंक्शन था नरेंद्र मोदी का ऊपर, अमेरिका नहीं जाने के लिए। बाद में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हुआ, उस दिन अमेरिका इसको ऊपर से जो सैंक्शन था वो उठा के लेके गया, सैंक्शन खारिज किया, उसको फ्री करके दिया। अमेरिका जा सकता, ऐसे फ्री करके दिया। ये नरेंद्र मोदी ऐसी एक, नरेंद्र दामोदर मोदी ऐसे एक मोदी जिसका दिल पे कोई रहमत नहीं है, मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं है, कोई रहमत नहीं है। इसका दिल पे है, इसका गृह मंत्री नाम है अमित शाह, उसको दिल पे भी, और इसको एक बुलडोजर मुख्यमंत्री है। शायद आप लोगों को मालूम हो गया, भारत का कोई आदमी किसी कोई आदमी पहचान लिया मैं किसके बारे में बोल रहा। उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। एकदम चंडाल एक आदमी, एक फालतू एक आदमी। ये एक फालतू आदमी, नरेंद्र मोदी एक फालतू आदमी, और दूसरे एक फालतू है अमित शाह। भारत का दुर्भाग्य है, भारत का दुर्भाग्य है। इसीलिए जो भारत इतना बड़ा एक देश चुन के ऐसे प्रधानमंत्री बना, उसको चावला बोलता, उसको कैसे बोलता आदमी लोग, अभी उनको पॉपुलरिटी एकदम नहीं है। वो इसलिए जो चुनाव हो गया उसका पहले उन्होंने बोलता जो आज का बाद 400 पार। ये 400 पार क्या, या 240 पार होने का तुम्हारा तकलीफ हो गया, 240 से ऊपर जा नहीं पाया, 241 नहीं मिला तुमको। नायडू और दूसरे पार्टी को समर्थन लेके तुम 2 क्रैश, हम बोलता तुम्हारा 2 क्रैश लेके तुम अभी चल रहा एक डिजेबल गवर्नमेंट, पंगु, बांग्ला में बोलता पंगु, और हिंदी में क्या बोलता मालूम है हमको, ये मालूम है डिजेबल अंग्रेजी में। खुद पांव से चल नहीं पाता अभी ये शख्स, बड़ा बड़ा बात करता, 56 इंच छाती, विश्व गुरु, बहुत कुछ इसके बारे में बोलता, विश्व गुरु और नॉन बायोलॉजिकल मैन। हम लोग तो बायोलॉजिकल मैन, नॉन बायोलॉजिकल मैन, अवतार, भगवान इन लोगों लिए, किसी को लिए भगवान। उनका तस्वीर के ऊपर देखा, उसको पूजा करता। अरे यार आप लोग कैसा आदमी है यार, एक आदमी को आप लोग पूजा करता है यार, आप लोग कैसे पूजा करते हैं एक आदमी को, एक फ्रॉड आदमी को। जितना भी बात किया ये पूरा अभी साबित हो रहा, पूरा बात इसका नरेंद्र मोदी का बात पूरा एक फ्रॉड है। ये जो बातचीत करते ये पूरा फ्रॉड। वो बोला नौकरी देगा, इतना नौकरी देगा, अभी दे नहीं पाया, अभी 15 साल हो गया नहीं दे नहीं पाया, कब देगा, कब देगा यह मोदी? और ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, तैसे करूंगा, ऐसे की तैसे करूंगा, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया।
और कर पाया एक चीज, उसका जो नेबर कंट्री है पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और म्यांमार और आखिर में बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ पहले अच्छा था जब शेख हसीना यहाँ का प्राइम मिनिस्टर थी। शेख हसीना का तख्ता पलटने के बाद डॉक्टर यूनूस आके जब उसको पकड़ा हर चीज में, अभी बांग्लादेश अच्छा नहीं है, बांग्लादेश को दुश्मन बना दिया। अरे भाई, हम लोग आप लोगों को दुश्मन नहीं सोचता आप लोग दुश्मन, लेकिन आप लोग हम लोगों को दुश्मन बना दिया। कुछ न्यूज़पेपर तो बोलते हैं अटैक करने के लिए। बांग्लादेश टर्की से आर्म्स एमुनिशन लेने से पहले इसको अटैक करके इसको यूक्रेन बनाने के लिए। भाई करो, हिम्मत है तो अटैक करके देखो, तुम्हारा पूरा ये सेवन सिस्टर तुमसे अलग हो जाएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर तुमको खो जाएगा, ले लेगा चाइना, और आइसोलेटेड हो जाएगा, अलग हो जाएगा सेवन सिस्टर, अलग होकर इन लोग इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करेगा। अगर ऐसे होने से हम लोग भी मदद करूंगा इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर होने के लिए, कि तुम भारत के साथ हम लोग बहुत कोशिश किया। ये यूनूस, डॉक्टर यूनूस साहब पहले आके तुम्हारे साथ मीटिंग करने के लिए चाहा अमेरिका में, लेकिन तुम नहीं दिया, मौका नहीं दिया। बाद में क्या हुआ, 4 महीने के बाद में तुम मजबूर हो गया यूनूस के साथ, डॉक्टर यूनूस के साथ मीटिंग करने के लिए बैंकॉक में। देखा हम लोग, ये पूरा वीडियो हम लोग देखा, सब देखा। इंतजार में बैठा तुम लोग, तुम नरेंद्र मोदी बेटा, यूनूस कब आएगा। यूनूस जब आया तुम खड़ा हो गया। ये है डॉक्टर यूनूस, उसका करिश्मा, उसका पावर। ये पावर कोई किसी को दे नहीं सकता, ऊपर वाला से देता, अल्लाह देता ये पावर। ऐसा करोगा, वैसे करोगा, पूरा दुश्मन बना दिया पूरा दुनिया के साथ। तुम पूरा आइसोलेटेड तुम नरेंद्र मोदी, तुम्हारा भारत पूरा आइसोलेटेड करके दिया। अब तुम हुमकी धमकी देता बांग्लादेश को अटैक करेगा, ऐसे करेगा। तुम्हारा जो डिफेंस मिनिस्टर है वही हुमकी देता बांग्लादेश, ये पूरा नाम नहीं लेता लेकिन इनडायरेक्ट धमकियां देता, अटैक करेगा बांग्लादेश को, करके दिखाओ भाई। पहले जैसे बांग्लादेश नहीं है, 1971 का बांग्लादेश अभी नहीं है। यहाँ का आदमी का ताकत है, हिम्मत है, जंग करेगा। यहाँ को 20 करोड़ आदमी है, यहाँ जंग करेगा तुम्हारा साथ। और उस वक्त तुम्हारा स्टेट नहीं रहेगा, तुम्हारा कश्मीर अलग हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ चला जाएगा, और तुम्हारा पंजाब अलग होके इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करेगा, खालिस्तान। गुजरात में तुम्हारा प्रॉब्लम, तुम्हारा साउथ में प्रॉब्लम है, साउथ में लोग डिक्लेयर करेंगे इंडिपेंडेंट स्टेट। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल डिक्लेयर करेगा इंडिपेंडेंट स्टेट। सेवन सिस्टर अलग हो जाएगा तुम्हारा, तुमसे रहेगा क्या तुम्हारे साथ, क्या रहेगा तुम्हारे साथ। तुम ये दिया भारतवासी को, तुम तोहफा दिया, पूरा भारत को अलग कर दिया तुम पूरा दुनिया से। नफरत करने लगता पूरा दुनिया का आदमी तुमको, नफरत का काम कर रहा तुम। 17 सितंबर 2024 नरेंद्र मोदी का हैप्पी बर्थडे, मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन इन ऑफिस और साथ ही साथ विश्वकर्मा जयंती का पावन अवसर। पटना के वेदा स्कूल में बीजेपी वर्कर्स ने सोचा कि इस दिन का एडवांटेज ले सकते हैं और मोदी जी की पोस्टर बना डाली लॉर्ड विश्वकर्मा के अवतार में, और फिर पोस्टर की पूजा पाठ भी कर दी, ये कह के कि मोदी मॉडर्न इंडिया के विश्वकर्मा हैं, पूरे देश को जगत के सामने प्रसिद्ध किया है। अब इनकी मानो तो 2014 के बाद ही तो इंडिया का आविष्कार हुआ है। उससे पहले जो दुनिया का ग्लोबल मैप था, यहां इंडिया की जगह एक ब्लैक होल हुआ करता था। लेकिन जहां कुछ साल पहले आम जनता ये सारे स्टंट्स देखकर मंत्रमुग्ध होकर नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़ती, इस बार वही जनता हंस पड़ी, बोली कि बंद करो ये सब हिपोक्रेसी की दुकान। क्योंकि हो ना हो, झूठ और अंधभक्ति का जो कवच मोदी को इतने सालों से बचाते आया है, अब वो कवच गिर रहा है, टूट रहा है। आए दिन ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं, ऐसे हुजूम रिक्रूटमेंट सेंटर्स के सामने। फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखो, गुजरात के बनसकंठा में 600 जॉब ओपनिंग और हजारों की भीड़ जो कंट्रोल भी ना हो पा रही है। या फिर ये रेलिंग तोड़ भीड़ देखिए, गुजरात के भरूच में 10 वॉक इन स्पॉट्स के लिए 2000 से
ज्यादा का हुजूम। बाय द वे, ये सिर्फ गुजरात मॉडल की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश के साथ यही हो रहा है। मोदी के 10 साल के राज का जो अंजाम है अब वो लोगों को साफ दिखने लगा है। उन्हें भी समझ में आने लगा है नेहरू की गलती, अस वर्सेस देम, जुमलाज खतरे में है, ये सब करके कैसे उनका चूम बनाया गया है। लेकिन शायद अब वो दबे सुरों में ही सही कह रहे हैं कि अब और गधा नहीं बनना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने का सोचा। ठीक जैसे मोदी जी सीजेआई के घर पहुंच गए थे गणपति पूजा के लिए, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई मोदी जी के पास गिफ्ट लेकर कि फॉर द टाइम बीइंग सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बगैर पूरे देश में एक जगह भी बुलडोजर जस्टिस नहीं हो सकता है। यानी किसी भी आरोपी का घर सरकार जबरन तरीके से गिरा नहीं सकती है विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मोदी योगी सरकार का जो देश के प्रति एक बड़ा योगदान था, एक जो प्रथा शुरू करने की कोशिश की गई थी, उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। और वो भी देखो किया कब? मोदी के 74th बर्थडे के दिन। अच्छी बात नहीं है। लेकिन मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन बाद, हनीमून पीरियड खत्म होने के बाद 101वें दिन पर मोदी को भी यह बात साफ हो चुकी है, उनको भी यह बात समझ में आ गई है कि वो वाला उत्साह, उल्लास, अनक्वेश्चन्ड सपोर्ट, हर हर मोदी, घर घर मोदी, वो भक्ति, वो ऑप्टिमिज्म, वो मिसिंग है आज देश में, जो पिछले 10 सालों में दिखने को मिलता था। याद है ना जब मोदी जी ने कहा था थाली ताली बजा दो, तो लोगों ने बर्तन और कान के पर्दे फाड़ दिए थे। ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, सिर्फ पिछले ही साल की बात है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक डिबेट के दौरान मैंने एक सरल बात सामने रखी कि मोदी हमारे देश की दशा तो बिगाड़ सकता है लेकिन दिशा नहीं बदल सकता है, जिस दिशा पर हम 1947 में चल पड़े थे। कोशिश लोगों ने पहले भी की थी, आगे भी करेंगे, लेकिन हमारा देश किसी भी इंसान से बहुत ज्यादा बड़ा है। इंडिया इज नॉट मोदी, मोदी इज नॉट इंडिया। लेफ्ट विंग, राइट विंग, दोनों तरफ से खूब सारी गालियां पड़ी। लेफ्ट विंग आउटरीच क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं मोदी पर सॉफ्ट जा रहा हूं। राइट विंग वॉमिटिंग क्योंकि मैंने फो की आलोचना कर दी। अब फो और देश तो एक ही है ना अंधभक्तों के लिए, और वो भी फॉरेन कंट्री में आलोचना, ये तो फिर गड़बड़ हो गया ना। लेकिन तब टाइम भी तो अलग था। आउटरीच मुझे समझ में आता है, मोदी देश के अनडिस्प्यूटेड सुप्रीम लीडर हुआ करते थे, मीडिया विपक्ष मरा हुआ था, कोर्ट भी हां में हां मिलाकर ही चलता था सरकार के साथ, और मोदी 400 पार करवाने वाले जो आइकॉन थे, और तैयारी हो रही थी गोल्डन एज की। मोदी कुछ भी गलत नहीं कर सकते थे। मोदी से बड़ा संत, मोदी से बड़ा फकीर, मोदी से अच्छा इंसान इस जगत में ना था, और सिर्फ मोदी ही था वो इंसान जो विकसित भारत बना सकता था। उसके बगैर फिर से दुनिया के मैप से इंडिया गायब सा हो जाता। इफ नॉट मोदी देन हु ही नहीं। याद है ना, मोदी के वजह से इतने सारे झगड़े होते थे, बाप बेटे में, भाई भाई में, हस्बैंड वाइफ में, चड्डी यारों में, बंटवारे होते थे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मोदी का टॉपिक को लेकर। लेकिन आज वही भक्तगण, आज वही अंधभक्त व्हाट्सएप पे कहते हैं लेट्स नॉट डिस्कस पॉलिटिक्स हियर, क्योंकि सच्चाई उन्हें भी कहीं ना कहीं पता है। नो नौकरी, नो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, और उसके ऊपर ताबड़तोड़ टैक्सेस। हो सकता है कि 1-2 साल बाद हम इस बात को लेकर भी हंसे कि एक टाइम था जब व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स, एलुमनाई ग्रुप्स में मोदी को लेकर झगड़े होते थे, लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ा करते थे। कहीं ना कहीं याद रखिए, यह बात भी सच है कि कांग्रेस के 10 साल के करप्शन और पॉलिसी पैरालिसिस के बाद लोगों ने मोदी को एक आशा की किरण मान ली थी। उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी के साथ साथ मोदी भी अपने आप को भगवान मानना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन अब वो ऑरा, वो इनविंसिबिलिटी खत्म हो रहा है। इसीलिए देशभक्त पर हमारा मानना है कि डीमोदियाइजेशन ऑफ इंडिया का प्रोसेस अब शुरू हो चुका है, जहां मोदी को लोग भगवान नहीं, प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री के रूप में ही देखेंगे, उससे ज्यादा नहीं। देशभक्त के आज के स्पेशल एपिसोड में जानेंगे कि कैसे मोदी का जो केयरफुली क्राफ्टेड इमेज था, बेटर देन मैन, सुपीरियर, नॉन बायोलॉजिकल, ये जो कम्युनिकेशन था वो पिछले 100 दिनों में कैसे चूर चूर हो गया है। कैसे ये 100 दिन मोदी के पिछले 10 सालों से भी ज्यादा उन पर भारी पड़ चुके हैं, और मोदी का ये जो नॉन बायोलॉजिकल लेवल से बायोलॉजिकल लेवल पर उतरना है, वो डेमोक्रेसी के लिए क्या मायने रखता है। क्या अब वो समय आ गया है जब हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो 2 ऑब्सेशंस हैं, दोनों ही ऑब्सेशन एम शब्द से शुरू होते हैं, क्या हम इन दोनों ऑब्सेशन से आगे अब जाने की सोच सकते हैं? पहले ऑब्सेशन से शुरू करते हैं, द मोदी ऑब्सेशन। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ
मोदी बायोलॉजिकल हो या ना हो, लेकिन डीमोदियाइजेशन का जो प्रोसेस है शायद ऊपर वाले की कृपा से ही शुरू हो रहा है, क्योंकि बात क्लियर है, मोदी को पिछले 100 दिनों में भगवान श्री राम का प्रचंड श्राप लगा है, या आप इसे कर्मा भी कह सकते हैं। भगवान राम को बैसाखी बनाकर प्रधानमंत्री तो आप बन लिए, लेकिन उसके बाद आपके चेले चपाटे आपको राम से भी बड़ा बनाने लगे। आपने पंडितों की एक ना सुनी, आधे बने भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी कर डाली, ठीक इलेक्शन से पहले उसके ऊपर झूठ बोला कि राम मंदिर का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, हिंदुओं के नाम पर वोट मांगा, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदू सच में खतरे में आए तो आपने मौन व्रत धारण कर लिया, एक दो बार चिंता जता दी, लेकिन जीरो एक्शन। उधर आप ही का आईटी सेल दिन रात चीख रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू जेनोसाइड हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, रेप्स हो रहे हैं, और उधर आप ही के कंट्रोल में, आप ही के अनुमति के साथ बांग्लादेश क्रिकेट टीम का स्वागत हो रहा है, देश में वेलकम हो रहा है, बांग्लादेश के साथ क्रिकेट मैच चल रहा है। या तो आपका आईटी सेल इतने दिनों से झूठ बोलते आया है, हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करते आया है, या फिर आपको हिंदुओं की सच में कोई परवाह नहीं है। इन दोनों में से एक चीज सच हो सकती है, दोनों चीजें सच नहीं हो सकती हैं। अब लोगों को भी ना ये दिखने लगा है, ये जो दोगलापन है ना, ये जो डबल स्पीक पैटर्न है, लोगों को अब साफ दिख रहा है। कहीं ना कहीं श्री राम को भी ये सब दिखा, इसीलिए हर दूसरे दिन किसी चीज का भस्म हो रहा है। कभी अयोध्या के भव्य मंदिर में पानी घुस रहा है, कभी नए नए एयरपोर्ट एकदम टूट रहे, चुरमुरा रहे हैं, और कुछ महीने पहले तो उद्घाटन जो आपने ब्रिजेस का किया है वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। एक और चीज, जहां मोदी जी की महारती है और मूर्तियों का उद्घाटन, वहां भी अगर आप देखें छत्रपति शिवाजी महाराज का नया नवेला स्टैचू कुछ ही महीने पहले उद्घाटन, और हवा के एक झोंके से ढेर। अब महाराष्ट्र में इलेक्शंस होने वाले हैं तो मोदी जी ने वो कर डाला जो पिछले 10 सालों में शायद ना किया हो। बिना नेहरू, बिना कांग्रेस को घसीटे मराठी मानुस से माफी मांगी कि उनके आइकॉन के साथ इस प्रकार का एक इंसल्ट हुआ है। करप्शन से भरे सड़े हुए आयरन रॉड से आपने एक स्टैचू बनवाया। अब लगता है कि मोदी अपने ही फेमस बयान, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो सब भूल चुके हैं। कहीं ना कहीं सब लोग खा रहे हैं। मोदी को अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताना, अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझना, करप्शन से ऊंचा समझना, उनका इतना अहंकार होना, शायद उनके इमेज के लिए सबसे बुरा डेंट पड़ा है, और इसीलिए शायद लोग आज उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक के साथ साथ लोग अपसेट भी हैं। पुलवामा हमले के बाद इंडिया के सर्जिकल स्ट्राइक के चलते मोदी को प्रचंड बहुमत मिली, सबको मालूम है। लेकिन जहां पाकिस्तान हो वहां तो मोदी हैंडपंप उखाड़ लेता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की जगह आप चाइना लगा दो तो फिर उनकी लाल आंखें एकदम बंद हो जाती हैं। गालवान में हमारे जवान मारे गए, चुप्पी। चाइना से हम $100 बिलियन से ज्यादा सामान इंपोर्ट कर रहे हैं हर साल, चुप्पी। एक तरफ भक्तगण बॉयकॉट चाइना कैंपेन चला रहे हैं, वही सरकार की खुद इकोनॉमिक रिपोर्ट कह रही है और पुश कर रही है कि हमें चाइना के साथ ज्यादा धंधा करना चाहिए। पूरी दुनिया मर चुकी है, बस चाइना के साथ ही हमें और धंधा करना चाहिए। और धंधा कहां? ना ना, हाईटेक ट्रेड तो छोड़ो, शेन जैसे फैशन ब्रांड्स अब हमारे देश में प्रवेश करेंगे। मेक इन इंडिया की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि कपड़े, फैशन भी चाइना से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कुछ नहीं बना रहे? मैंने हेट और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़ के कुछ बना रहे कि नहीं बना रहे? फिर एक दोगलापन यहां दिखने को मिलता है, और यही बात मोदी के कट्टर सपोर्टर्स भी देख रहे हैं और इस चीज को लेकर अपसेट है। उधर अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो मणिपुर 16 महीनों से जल रहा है, लेकिन मोदी का प्लेन एक बार भी मणिपुर की तरफ नहीं जा पाता है। करीबन 250 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 60,000 से ज्यादा लोग रिलीफ कैंप में हैं, सिविल वॉर की हाल चल रही है, लेकिन मोदी यूक्रेन में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एनएसए दोवाल पुतिन के सामने ब्रीफिंग दे रहे हैं। अब लोगों को भी ये मजाक दिख रहा है। देश की आंख बुझी नहीं, चले हैं नोबेल प्राइज जीतने। और तो और बड़े बड़े लोगों को अरेस्ट तो सरकार जरूर करती है, लेकिन ट्रायल शुरू करने का टाइम नहीं है। हर दिन बेल मिल रहा है। भीमा कोरेगांव अर्बन नक्सल अरेस्ट 6 साल, नो ट्रायल। रशीद इंजीनियर सेपरेटिस्ट अरेस्ट, नो ट्रायल। उमर खालिद दिल्ली राइट्स केस 4 साल, नो ट्रायल। आम आदमी पार्टी दिल्ली लिकर स्कैम केस 3 साल, नो ट्रायल। नतीजा की कोर्ट हर दूसरे दिन एलिजेड स्कैमस्टर्स, राइटर्स, सेपरेटिस्ट, अर्बन नक्सल सबको बेल दे रही है। आओ तुम भी आज चले जाओ बाहर। और सरकार बस देखे जा रही है। क्या यही थी मोदी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन करप्शन एंड टेरर? इसका सच भी लोगों को दिख रहा है। और सच बोले तो लोग ना काफी टाइम से अच्छे दिनों के लिए इंतजार करते आए हैं। एकदम पेशेंटली उन्होंने वेट किया है, सब्र से इंतजार किया। लेकिन भाई
हिपोक्रेसी के साथ साथ इंतजार करने की भी सीमा होती है यार। मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, नहीं हुए। डॉलर का भाव कम होगा, नहीं हुआ। महंगाई कम होगी, नहीं हुआ। नई नौकरियां तो छोड़ो, जो नौकरियां थी वो भी जा रही हैं। हरियाणा में स्वीपर की नौकरी के लिए 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया, स्वीपर की नौकरी के लिए। लोग कह रहे हैं कि भाई बुरे दिन ही लौटा दो, इससे अच्छा तो। पिछले 10 सालों में जितनी गालियां सरकार ने खाई होंगी बजट को लेकर, उस सब को मिला दो, उससे भी ज्यादा गालियां इस साल पड़ी हैं बजट को लेकर। सरकार के समर्थक खुद गाली बक रहे हैं, क्योंकि पैसे है नहीं सरकार के पास, तो आम आदमी को कहां से राहत मिलेगी। ऊपर से हर जगह चिन्नी चोरी टैक्स लगा दो, साथ ही साथ इंसान परेशान। इंडिविजुअल टैक्स पेयर अब कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स भर रहा है। भाई इतनी भी फकीरी नहीं मांगी थी। और जो लोगों का टैक्स निचोड़ा जा रहा है उसे सरकार कर्ज चुका रही है, उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ना कि हेल्थ हो, रिसर्च हो या एजुकेशन हो। तो यह भी लोगों को दिख रहा है और इसीलिए मोदी से भरोसा अब उनका उतर रहा है। अब 10 साल से हर गलती को, हर चूक को नेहरू की या कांग्रेस की गलती चिपकाने का जो फॉर्मूला है वो भी पुराना हो रहा है। लोगों की इतनी बुद्धि तो है ना कि 10 साल कोई कम थोड़े ना होते हैं। कुछ तो मास्टर स्ट्रोक हो सकते हैं जो डीमोनेटाइजेशन की तरह बैकफायर ना करे। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन अब हो रही है कि मोदी अब ना रोते बिलखते बच्चे की तरह बिहेव ना करे जिसका टॉफी छिन गया हो और दूसरों पे हमेशा उंगलियां लगाई जा रही है, ब्लेम गेम। अरे भैया खुद कुछ तो जिम्मेदारी लोगे भाई, 10 साल हो चुके हैं। नहीं तो बाय द वे अगर नहीं लेंगे तो अभी भी बाइपोल में मार खाई है और अभी बहुत सारे राज्य के इलेक्शंस भी बाकी हैं। अब आप समझ रहे हो क्यों वन नेशन वन इलेक्शन की बात, उसका झुंझुना बजाया जाता है। क्योंकि भैया उससे ना एक टाइम पर मास्टर स्ट्रोक खेल के लोगों का सी काट सकते हो। लेकिन वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र का इलेक्शन आप एक दिन पर ना करवा पाए, लेकिन पूरे देश का वन नेशन वन इलेक्शन जरूर करवा पाओगे। दरअसल हुआ यह है कि विपक्ष 10 साल के निद्रा अवस्था के बाद अब कुछ एक्टिव हुई है और हमें इस बात पर भी बहुत मार पड़ चुकी है। लेकिन मोदी का इतना बड़ा रूप जो बना है, ये जो नॉन बायोलॉजिकल पीएम बना है, उस पर विपक्ष का बहुत बड़ा रोल है। अगर विपक्ष अपना काम कर लेती, अगर पहले ही एकजुट हो जाती, तो मोदी ना इतना लार्जर देन लाइफ बन पाता, ना कि बुलडोजर जस्टिस, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल काम कर पाता। अभी भी कांग्रेस पर कास्ट पॉलिटिक्स खेलने का बहुत बड़ा इल्जाम लग रहा है और लगना भी चाहिए। वैसे कास्ट पॉलिटिक्स उतना ही नेगेटिव पॉलिटिक्स है जितना कम्युनल पॉलिटिक्स है, और ये हमारे सोसाइटी के जो फॉल्ट लाइंस है उसे खोरेदता है पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन पॉलिटिक्स में ये खेल हमने पहले भी देखा है, मंडल वर्सेस मस्जिद, या फिर अब आप फिर से ये देखेंगे। क्योंकि देखो कम्युनल पॉलिटिक्स जो किया जा रहा है उसका जवाब कोई कास्ट पॉलिटिक्स से दे रहा है तो खराब दोनों ही, लेकिन भाई पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है। और एक बात भी क्लियर है कि ऐसी एग्रेसिव जो ऑपोजिशन है संसद में, संसद से बाहर, मोदी जी ने बहुत सालों से नहीं देखा है, तो उसकी भी आदत लग रही है हमारे नॉन बायोलॉजिकल को इस समय। लेकिन द पॉइंट इज कि एपिसोड की शुरुआत में हमने आपसे पूछा कि भाई भारत में ये जो डबल एम ऑब्सेशन है वो क्या खत्म हो गया है। पहला मोदी ऑब्सेशन तो हम कह सकते हैं कम हो रहा है, डीमोदियाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। लोग दूसरे नेताओं पर भी फोकस कर रहे हैं, हिपोक्रेसी साफ दिख रही है। थर्ड टर्म पर अगर आप नोटिस करोगे कोई ज्यादा चमत्कार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है इस बार। तो रिटायरमेंट की भी बातें हवा में सुनने में आ रही हैं। कभी कभी तो मोदी जी को देखकर लगता है वो खुद ही थोड़ा सा रिटायरमेंट बोर्ड में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हो सकता है कि भारत देश मोदी को एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम की तरह देखे और मोदी भी यह बात समझे कि वो एक गणतंत्र का हिस्सा है जहां पर्सन से बड़ा देश और देश का संविधान होता है। अब इससे हमारे देश में एक फायदा होगा बहुत बड़ा, बताता हूं कैसे। नोटबंदी, जीएसटी, अग्निपथ, लॉकडाउन जैसे मास्टर स्ट्रोक को अच्छे तरीके से स्टडी किया जाएगा, डिबेट किया जाएगा, उसी के बाद इंप्लीमेंटेशन होगा, ना कि एक झटके से क्योंकि किसी ने कहा, क्योंकि किसी ने चुटकी बजा दी। अब इससे पहले कि आप मेरा ट्रोलिंग शुरू कर दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डीमोदियाइजेशन का मतलब है कि राहुल को ले आओ। रखो भैया, आप अपना मोदी रखो, आप उसे प्रधानमंत्री रखो, खुश रहो भाई, लेकिन ऐसा पीएम रखो। ईश्वर भगवान के रूप में मत रखो जो किसी लॉ को बदल दे जब मूड हो जाए, किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे एक चुटकी बजाकर। मोदी हमारा प्रधान सेवक है, हम उसके गुलाम नहीं हैं, उसके पुतले नहीं हैं, अंधभक्तों को छोड़कर।
लेकिन अगर एम फॉर मोदी ऑब्सेशन कम हो रहा है तो पिछले 100 दिनों में जो दूसरा एम ऑब्सेशन है वो बढ़े ही जा रहा है। जो मुस्लिम हेट की आग लगाई गई है वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। शिमला में मॉस्क कंस्ट्रक्शन से लेकर यूपी हरियाणा में गौरक्षक तक, मुंबई में गणपति पंडाल से स्लोगनियरिंग से लेकर संसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल तक, ये नफरत की जो राजनीति है ये हम सबको जलाकर भस्म कर देगी, ये भी गारंटी ले लो। जैसे कि आर्यन मिश्रा के परिवार को समझ में आया बहुत लेट, जब उन्हें काउ स्मगलर समझकर मार डाला गया। वो भी बाय द वे दिल्ली एनसीआर एरिया में। तो ये आग की लपटें कहां तक पहुंच चुकी हैं आप समझ लीजिए। ये ऐसी आग है जो मोदी अब खुद भी नहीं बुझा सकते हैं। ये एम ऑब्सेशन इतना ज्यादा हो गया है। याद रखिए 2016 में मोदी ने गौरक्षकों पर खूब बरसे थे। वो गौरक्षकों की असलियत हमें तब भी बता चुके थे, लेकिन हुआ ये कि गौरक्षक तो बंद नहीं हुए, उनका मुंह बंद कर दिया गया। और प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे देश में जॉब, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन और खराब होगी, ये कम्युनल आग और भी लोगों को भस्म करेगी। ये आग और भी बढ़ेगी, इसकी लपटें और भी बढ़ेंगी, इसकी गारंटी आप ले लो मुझसे। और इसे रोकने का एक बहुत ही मुश्किल तरीका है कि हम ये बात समझ जाएं कि हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, भिड़ाया जा रहा है पॉलिटिकल पर्पस के लिए, जिससे हम पॉलिटिशियन से सवाल ना करें, बस आपस में लड़ते भिड़ते मरते कटते रहे, पॉलिटिशियन अपना नोट छापते रहे। अब एंड में तो भाई ये बात समझ लो कि हमको इस देश में एक साथ 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 रहना है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। हो गया पार्टीशन 1947 में, फिर से ना होने वाला है। अगर इस बात को आप समझ लोगे, बॉटम लाइन को समझ लोगे, तो बहुत सारे नेताओं का जो धंधा है ना वो बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो डीमोदियाइजेशन का प्रोसेस कम से कम शुरू हुआ है, वो क्या कंप्लीट हो पाएगा? क्योंकि प्रोसेस शुरू होना और खत्म होने में बहुत सारा फासला है। इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। मोदी अपना वर्चस्व फिर से स्थापित कर सकता है। याद रखिए डीलिमिटेशन जैसी चीज, पूरा एपिसोड बना के रखा है, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा कि सेंसस के बाद डीलिमिटेशन किस तरीके से हमारे पॉलिटिक्स की परिभाषा बदल देगा, किस तरीके से एक जुडिशियल टेक ओवर की चेष्टा अभी भी चल रही है, किस तरीके से पार्टीज को तोड़ने की कोशिश चल रही है, किस तरीके से मीडिया, डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है। तो ये जो लड़ाई है, ये जो प्रोसेस ऑफ डीमोदियाइजेशन है, ये बस अब शुरुआत हुई है। इसको अंजाम तक ले जाने के लिए आपको, हमको, मीडिया को, जुडिशरी को अभी बहुत सतर्क रहना है। आशा करता हूं कि इस बात से आप इनकार नहीं करोगे कि एक अलग प्रोसेस शुरू हुआ है। अगर आपको यह बात सही लगता है तो कमेंट सेक्शन में 100 बस लिख दो, और उसके बाद प्लस माइनस आपके जो कमेंट्स हैं वो भी मुझे बताओ कि डीमोदियाइजेशन का ये जो प्रोसेस है, क्या ये असल में शुरू हुआ है? क्या आपको परिवर्तन लगता है, आपको चेंज दिखता है अपने आसपास या नहीं?